हेलो फ्रेंड्स, आप सभी चंडीगढ़ पीआरटी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर भी चल रही होगी। आपकी सफलता के इस मार्ग में अगर मैं आपके कुछ काम आऊं तो ये मेरे लिए सौभाग्य होगा। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए और मैं इसके पक्ष में भी हूं कि जो हमारी नॉलेज है वो बड़े गहन होनी चाहिए, डीप में होनी चाहिए। लेकिन इस कंपटीशन के युग में हमें अनेक एग्जाम का सामना करना पड़ता है और उसके लिए हमें बहुत शॉर्ट नोटिस पे तिथियां दे दी जाती, जिनमें से चंडीगढ़ पीआरटी है। ऐसे में हम अपनी उस तैयारी को और बेहतर कैसे बनाएं, ऐसे कौन से शॉर्टकट अपनाएं जिससे हमारी तैयारी बेहतर हो सकती है। तो आज हम कुछ शॉर्ट ट्रिक जानने का प्रयास करेंगे। जो हमारे पेडागोजिकल या टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है उसमें हम सही उत्तर तक कैसे पहुंचे। अगर आपको कोई भी पेडागोजिकल क्वेश्चन मिलता है, वहां पर कौन सा आंसर आपका सही हो सकता है या कौन से ऐसे स्टेटमेंट हैं जो नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, वो कभी उत्तर नहीं बनती। एक अध्यापक के लिए कौन सी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कौन सी नेगेटिव स्टेटमेंट है, उन सब पर आज हम विचार करने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो टर्म्स हैं ये आपके यदि उस आंसर में है तो वो सही उत्तर हो सकता है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। अगर मान लीजिए आपको सबसे पहले हम बात करें छात्र के संदर्भ में, स्टूडेंट के, एक स्टूडेंट के पक्ष में कौन कौन सी टर्म्स हमारी जा सकती हैं, कौन सी महत्वपूर्ण टर्म्स हो सकती हैं। उनमें से एक है हमारा सर्वांगीण विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट। ध्यान रखें, ऑलराउंड, यानी यहां पर जो समग्र विकास है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अगर मान लीजिए एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है और उसमें एक ऑप्शन आपको मिलता है कि हमें बच्चे के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखना चाहिए या बच्चे को सर्वांगीण विकास की ओर लेकर जाना चाहिए, ये सही उत्तर बनेगा। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं दूसरा कि बच्चे को सिखाने की विधियों की जब बात होती है तो एक्टिविटी मेथड हमारे लिए बेस्ट हो सकता है, बिल्कुल सही हो सकता है। एक्टिविटी, क्रिया द्वारा सीखना, लर्निंग बाय डूइंग यहां पर हो सकता है। हमें ध्यान रखना है अगर आपके ऑप्शन में एक्टिविटी मेथड है और बच्चे को सिखाने की बात चल रही है तो यहां पर उस स्टेटमेंट की उपेक्षा मत करना, वो सही उत्तर हो सकता है। आगे हम बात करें इसमें थिंकिंग, विचार करना। देखिए एक इसके अपोजिट में क्रम में आपको बताऊं वो है रोट लर्निंग, रटने को बढ़ावा देना। एक आपका थिंकिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, यानी समझ को, विचार को बढ़ावा देना। अगर मान लीजिए आप अपने स्टूडेंट को, आप अपने छात्र को विचारशील बना रहे हैं, आपका पाठ्यक्रम उसको इस ओर लेके जाता है, सिलेबस इस ओर लेके जाता है, आपकी एक्टिविटी उसको विचारशील बनाती है, तो वो आपकी सही स्टेटमेंट, सही उत्तर हो सकता है। आगे बात करें फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए बच्चे को कई मायनों में फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए। कई मायनों में कैसे? जैसे मान लीजिए यहां पर हम बात करें करिकुलम की, वो बच्चे के लिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्लासरूम एनवायरमेंट की, वो बच्चे के लिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हम बात करें बच्चे के आकलन की, यानी असेसमेंट की, इवैल्यूएशन की, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर मैं बात करूं टीचिंग मेथड्स की, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना है कि यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी, अगर मान लीजिए यहां पर आप उसके पाठ्यक्रम में, दिनचर्या में, उसकी विधियों में, उसके सिलेबस में ये अगर लचीलापन रखते हैं तो समझिए कि वो आपका सही उत्तर बन सकता है। लेकिन यहां पर मैं दावा इसका नहीं कर रहा कि 100%। देखिए एक से ज्यादा भी वहां पर ऑप्शन हो सकते हैं और कई बार तो ये सभी, यानी ऑल ऑफ दी अबव, यानी वो 3-4 पॉजिटिव स्टेटमेंट भी आपका आंसर हो सकते हैं। ये सिर्फ एक दृष्टिकोण पैदा कर सकता है आप में। देखिए अगर मान लीजिए यहां पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनको नोवेल्टी, नवीनता की ओर लेकर जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपके क्रियाकलापों में नवीनता होनी चाहिए, नोवेल्टी होनी चाहिए। अगर आपके क्रियाकलाप में नोवेल्टी है वो आपका सही उत्तर बन सकता है। और इसी तरह से इंटरेक्शन, जब आप बच्चों को कक्षा में पढ़ाते हैं तो आपका जो वहां पर बच्चे के साथ अंतरक्रिया है वो एक इंटरेक्टिव वे में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हमें यह ध्यान रखना है कि कक्षा में जब हम बच्चों को पढ़ाएं तो हमारा 1-to-1 इंटरेक्शन होना चाहिए। 1-to-1, 1-to-all नहीं, ये ध्यान रखें, 1-to-1, यानी प्रत्येक बच्चे के बारे में हमें समझ होनी चाहिए, उसकी विशेषताओं का पता हो, वो कहां पर सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, ये हमें पता होना चाहिए, कहां पर उसको सहायता की जरूरत है। तो यहां पर ध्यान क्या रखना है? नोवेल्टी। इसके अलावा इंटरेक्शन, यानी बच्चे के साथ अंतरक्रिया करके सीखना। बच्चे को अंतरक्रिया के लिए आप प्रोत्साहित करें, इंटरेक्शन होनी चाहिए। क्रियाकलाप हो चाहे आपका संवाद हो, वो इंटरेक्टिव होना चाहिए।
इसके अलावा हम बात करें प्रॉब्लम सॉल्विंग, देखिए प्रत्येक बच्चे को हम स्कूल में इसलिए शामिल करते हैं ताकि उसमें समस्या समाधान की क्षमता बढ़े, वो एबिलिटी उसमें डेवलप हो। अगर मान लीजिए आप बच्चों को अपने स्कूल में शामिल करते हैं और उसमें समस्या समाधान को आप विकसित नहीं कर पाते, तो आप चूक कर रहे हैं। यहां पर ये सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को डेवलप करना बच्चे में, वहीं पे उसकी मदर टंग को। अगर यहां पर मैं बात करूं एनईपी 2020, तो वो भी कहती है प्राथमिक स्तर पे बच्चे की मातृभाषा को स्वीकार करें, मदर टंग में पढ़ाया जाए उसको। जब बच्चा अपनी मदर टंग में उस कार्य को करेगा, उन चीजों को सीखेगा, तो वो रिलेट भी कर पाएगा, उसको अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट से रिलेट भी कर पाएगा और समझ भी होगी, अपने अनुभव भी साझा कर पाएगा। लेकिन यदि उसको किसी अन्य भाषा में वही चीज करनी पड़े, तो ना तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा वहां, और ना ही यहां पर जो है वो टीचर की बातों को या अन्य विद्यार्थियों की बातों को समझ पा रहा। ऐसे में उस चीज को वो रटना शुरू कर देगा। तो ये जितनी टर्म्स आपने देखी छात्र के संदर्भ में, ये क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव। तो इसके अलावा और कौन सी हो सकती है, जैसे बच्चों में क्रिएटिविटी और कंस्ट्रक्टिवनेस को बढ़ाना, रचनात्मकता, सृजनात्मकता। हमारा शिक्षा का जो उद्देश्य है उसका एनईपी की अगर हम बात करें या किसी एनसीएफ की बात करें, आरटी एक्ट, हमें रचनात्मकता की, सृजनात्मकता की ओर लेके जाना है बच्चों को। अगर आप मान लीजिए बच्चों को पढ़ाते हैं और वहां पर उनको रचनात्मकता या क्रिएटिविटी की ओर हम लेकर जाते हैं, वो उनमें पैदा करते हैं, विकसित करते हैं, तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सभी बच्चों को रचनात्मक बनाना, सृजनात्मक बनाना, नए नए कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना। आगे हम बात करें इसमें कोऑपरेटिव लर्निंग। देखिए आज सभी जानते हैं कि बहुत सारा अभी हमारे स्कूलों में भी देखा जाता है कि हम इंडिविजुअल कंपटीशन को बढ़ावा दे रहे हैं, और ये इंडिविजुअलिटी जो है ये बाद में हमारे समाज के एडजस्टमेंट में बाधा बन सकती है। इसलिए टास्क को इस तरह से दिया जाए बच्चों को कि उनमें सहयोगात्मक शिक्षण बढ़े, कोऑपरेशन। और ये कोऑपरेशन अपने स्कूल में किसी कार्य के प्रति ही विकसित नहीं होता, जब बाद में हम समाज के सदस्य होते हैं, वहां कार्य करते हैं, तो वहां भी हमारे लिए उपयोगी होता है। तो ध्यान क्या रखना है, बच्चों में रचनात्मकता विकसित करें, सहयोगात्मक शिक्षण को बढ़ावा दें, और ज्ञान का निर्माण यहां पर ध्यान रखें, कंस्ट्रक्ट नॉलेज। बच्चा अपने ज्ञान का रचयिता खुद है। एनसीएफ पढ़ें आप ध्यान से। पहले क्या माना जाता था, टीचर द्वारा ही ज्ञान दिया जाता है और ज्ञान सीमित होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चा स्वयं से ज्ञान को निर्मित भी करता है, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। बच्चे के ज्ञान निर्माण पर जोर देना चाहिए, रटने को छोड़ देना चाहिए, बार बार कह रहा हूं मैं। आगे हम बात करें इसमें डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस, बच्चे के दैनिक जीवन के अनुभव को कक्षा में शामिल करें। क्या एक अध्यापक को बच्चे के दैनिक अनुभव को शामिल करना चाहिए? आप कहेंगे बिल्कुल करना चाहिए। क्या बच्चे के दैनिक जीवन का जो भी अनुभव है वो सीखने में सहायक होता है? आप कहेंगे बिल्कुल होता है। क्या बच्चे के दैनिक जीवन के अनुभव हैं वो उसकी शिक्षा का पार्ट हो सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल हो सकते हैं। जो अनौपचारिक शिक्षा है वो यही तो है। बच्चा जो कक्षा में सीखता है और जो बाहर दुनिया में देखता है, इन दोनों के बीच में जुड़ाव हो, और बच्चा बाहर जिस कम्युनिटी में रहता है वहां से अपने नित नए अनुभव लेकर आए, कक्षा में उनको साझा करे। अगर ऐसा वो करता है तो ये हमारा सकारात्मक उत्तर है। तो ये सारी क्रम भी हमारी क्या हो सकती है, छात्र के संदर्भ में सही हो सकती है। हमें बच्चों को ऐसा ही बनाना है जैसे छात्र के दैनिक जीवन के अनुभव को शामिल करना, छात्र ज्ञान निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना, सहयोगात्मक शिक्षण को बढ़ावा देना, बच्चे में, छात्र में रचनात्मकता या सृजनात्मकता भरना। इसके अलावा हम बात करें छात्र के इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड को ध्यान में रखें, यानी कक्षा में बच्चे के जो इंटरेस्ट है और जो एप्टीट्यूड है उसका सम्मान करना चाहिए। उसकी इंडिविजुअलिटी या हम कहें इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उसका सम्मान करें, कंपटीशन नहीं। हमें उसके अंदर जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उसका सम्मान करना चाहिए। सभी बच्चे पढ़ने में एक जैसे नहीं होते। जिस तरह से शारीरिक विकास में एक जैसे नहीं दिखते, मानसिक विकास में भी एक जैसे नहीं दिखते, सामाजिक विकास में भी एक जैसे नहीं दिखते, भाषिक विकास में, नैतिक विकास में, वो हर पहलू पे एक दूसरे से भिन्न है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि बच्चे के इंटरेस्ट को, एप्टीट्यूड को ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए एनईपी ने अनेक ऑप्शन बच्चों के लिए खोल दिए। अब एक फिजिक्स पढ़ने वाला भी जो है वो सितार या म्यूजिक में जा सकता है, एक केमिस्ट्री पढ़ने वाला डांस कर सकता है, एक आर्ट पढ़ने वाला साइंस का सब्जेक्ट लेके आगे बढ़ सकता है, कॉमर्स वाले विद्यार्थी जो है होटल मैनेजमेंट के बहुत सारे वहां सब्जेक्ट के बारे में जान सकते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि
ये जब सारी चीजें यानी बच्चे के अंदर जो इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है, जब उसका हम ध्यान रखेंगे तभी उसका शिक्षण बेहतर हो पाएगा। ये पॉजिटिव टर्म है कि बच्चे को शिक्षा देते समय उसके इंटरेस्ट का ध्यान रखना, बिल्कुल रखना, उसके एप्टीट्यूड का ध्यान रखना, बिल्कुल सम्मान करें उसका। आगे बात करें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। देखिए एक्टिविटी यानी क्रिया आधारित शिक्षण। अगर आप बच्चों को क्रिया आधारित शिक्षण करवाते हैं तो ये इनके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, क्रिया आधारित शिक्षण होना चाहिए, क्रिया आधारित सीखना होना चाहिए। आगे बात करते हैं इंक्लूजन का। इंक्लूजन यानी समावेशी, एक ही छत के नीचे विविधताओं से भरे बच्चों को शामिल करना और उनके उन डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए कक्षा का माहौल को सुगम बनाना ताकि सभी बच्चे मेन स्ट्रीम से जुड़ सकें और उस शिक्षा का लाभ उठा सकें। आज आपने देखा होगा कि इंक्लूजन की तरफ हम ज्यादा बढ़ रहे हैं, एक्सक्लूजन हमारा धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। पहले हमने क्या किया, एकीकृत शिक्षा प्रणाली शुरू कर दी अपनी, विशेष बच्चे एक तरफ बढ़ेंगे, हमारे जो सामान्य बच्चे हैं एक तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अब हमने देखा कि उन बच्चों में आपस में कोई संबंध ज्यादा नहीं है, एक दूसरे के प्रति जो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए वो नहीं हुआ। फिर दूसरी चीज ये भी इंपॉर्टेंट थी इसमें कि वो जब हमारे समाज का अंग है तो उसको अलग क्यों करना है, उसको अलग क्यों करना। आप सोचिए कि आपके शरीर में यदि मान लीजिए किसी अंग में कोई कमी हो जाती है तो जल्दी से आप उसको काट के फिर नहीं फेंक देते, आप कोशिश करते हैं उसका इलाज कराने की, उसको ठीक करने की। उसी तरह से हमें भी यह ध्यान रखना चाहिए जो हमारे विशेष बच्चे हैं उनको उन सामान्य बच्चों के साथ ही लाएं ताकि दोनों में सौहार्दपूर्ण वातावरण वहां पर तैयार हो, आपस में एक दूसरे को समझे जाने, मुख्य धारा में जुड़े दोनों। आगे हम बात करें इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन। देखिए बच्चा जब सीख रहा है उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सक्रिय भागीदारिता, यह सही उत्तर बन सकता है। जब आप चंडीगढ़ पीआरटी की बात करते हैं उसमें एनसीएफ आएगा और ये आपकी की टर्म्स हो सकती हैं जो उत्तर की ओर लेके जा सकती हैं, जैसे बच्चों का पार्टिसिपेशन कैसा हो, सक्रिय हो, एक्टिव पार्टिसिपेशन। बच्चा जब सीख रहा है तो वो पैसिव लर्नर नहीं है। पैसिव मीन्स आप कक्षा में बैठ जाएं, टीचर का शोर सुनाई दे घंटों तक और बच्चा निष्क्रिय भाव से बैठा, ऐसा नहीं। टीचर कम बोले और बच्चों को गतिविधि करने का ज्यादा मौका दे। जब बच्चा किसी कार्य को स्वयं करके सीखता है तो अनेक तरह से वो विकसित होता है, उसके अनेक पहलू विकसित होते हैं, चाहे वो कार्यात्मक रूप से बात करें, संज्ञानात्मक रूप से बात करें, भावात्मक रूप से बात करें, हम हर तरह से समग्र विकास उसका आगे बढ़ता है। आगे बात करें न्यू डिस्कवरी यानी नई नई खोज को प्रोत्साहित करना, हमें ध्यान रखना है। इसलिए जीन प्याजे को जब आप पढ़ेंगे उसने तो कहा था कि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी उनको। तो बच्चे में नई खोज को, नई रचना को बढ़ावा देना है, यह हमारे लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट है। आगे बात करें एक्टिविटी और लर्निंग बाय डूइंग यानी क्रियाकलाप या स्वयं करके सीखना। अभी हमने बात की एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है या लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए, जॉन डीवी का मेथड है, स्वयं करके सीखे, स्वयं करके जाने। आप सोचिए कि एक व्यक्ति ने, अभी मैं एक यूट्यूब पे देख रहा था, ऐसे एक लड़की, उसका हस्बैंड था, बॉयफ्रेंड तय करना मुश्किल, लेकिन उसने कहा कि आज ड्राइविंग मैं करती। उसके वो जो शोहर थे वो कहते हैं कि आपको आती भी है ड्राइविंग? उसने कहा कि हाँ बिल्कुल। उसने कहा कि कैसे चलाओगे? उसने सारा प्रोसेस समझाया उसको, सीट पे बैठना है, फिर जो हमारा ब्रेक लगा, हैंड ब्रेक है, उसको हटाना है, क्लच दबाना है, गियर लगाना है या उसको चलाना है, सारा उसने प्रोसेस बता दिया, स्टार्ट करना जो भी था। वो उससे पूछते हैं लेकिन आपने ये सीखा कब? वो कहती है कल रात को। कल रात को कैसे सीखा आपने? यूट्यूब से। अब आप सोचिए यूट्यूब से अगर आप ड्राइविंग सीखते हैं तो कैसे सीखेंगे, कैसे चला पाएंगे? लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए, स्वयं करके उसको जाने, ये बेहतर हो सकता है। आगे हम बात करें यहां पर इंक्लूसिव, जैसे हमने बात की क्रिटिकल थिंकिंग, विवेचनात्मक या आलोचनात्मक चिंतन। हमने पहले भी बात की इस पे, आलोचनात्मक चिंतन पे, यानी जब एक व्यक्ति समग्र रूप से निष्कर्ष पे पहुंचे और तुलना करते हुए, यानी वहां पर उसके लाभ हानि, सही गलत सभी पर विचार करते हुए वहां किसी निर्णय पर पहुंचता है, और इतना यदि व्यक्ति सक्षम हो जाए, यह है विवेचनात्मक, यह है आलोचना। वो विकसित करना है हमें। बच्चा वहां पर सही गलत का निर्णय ले सके,
उसके अनेक पहलुओं पर नजर डाल सके, उसके लाभ हानि के बारे में जान सके। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इसके अलावा और क्या हो सकती है? बच्चे के अनुभव को शामिल करना, उसके एक्सपीरियंस का सम्मान करना। अगर मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं बच्चे को और कक्षा में कोई बच्चा कहता है कि जी मुझे तो ऐसा अनुभव है कि ऐसा होता है, आप उसके अनुभव का सम्मान करें, रिजेक्ट ना। अगर मान लीजिए उसमें कुछ त्रुटि है तो आप समझाएं उसको, लेकिन उसके अनुभव को वहां पर स्वीकार करें, साझा करें, तभी तो बच्चे अपनी मन की बात कह पाएंगे। अब मन की बात जो है अकेले मोदी साहब तो नहीं कर सकते, बच्चे भी कर सकते। आगे हम बात करें इसमें चिंतन, थिंकिंग को बढ़ावा देना है। देखिए हमें यह ध्यान रखना है कि हमारी जो लर्निंग है वो रोट फ्री होनी चाहिए, रटने को बढ़ावा नहीं देना। हमें किसको? चिंतन विकसित करना है। जब एक प्राणी चिंतनशील हो जाता है, हमारे में और पशुओं में यही सबसे बड़ा डिफरेंस आया दोस्तों, यह सबसे बड़ा डिफरेंस था। कोई मेरे से पूछे कि हमने अपने इस पूरे जीवन में किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा तरक्की की है, तो मैं कहूंगा कि प्राणी जो है या मानव जो है वो चिंतनशील बनता गया, जबकि जानवर उस मुकाम पे नहीं। वो आज भी अपने इंस्टिक्ट को फॉलो करते हैं, लेकिन यहां व्यक्ति नई नई चीजों का सर्जन करता चला गया। आज वो लाखों वर्ष पहले जैसे घोंसले बनाते थे, आज भी वैसे ही बना रहे, लेकिन हमने अपने घर बनाने के तरीके, अपना रहन सहन बदल डाला, खाने पीने के तौर तरीके बदल। यानी प्राणी क्या है? चिंतनशील है। और हमारा एवोल्यूशन स्केल पे यदि देखा जाए, जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है वो इस पोर्शन का, यानी हम यहां से डेवलप हुए। हो सकता है कि जो हमसे पहले व्यक्ति रहे फिजिकल स्ट्रेंथ में ज्यादा रहे हों और किसी क्षेत्र में ज्यादा रहे हों, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ की जहां तक बात की जाती है, आज का वर्तमान समाज उनसे ज्यादा मुझे मालूम पड़ता है। और इसलिए मालूम पड़ता है क्योंकि ये जो आप चारों तरफ का समाज देखते हैं जितना विकसित, ये पहले नहीं था। ये विकास इस बात का प्रमाण है कि हम बहुत ज्यादा। आगे हम इसमें बात करें, बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को बढ़ावा देना है। चाइल्ड सेंटर्ड ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, जॉन डीवी द्वारा दी गई टर्म। बाल केंद्रित का अर्थ, ये जितनी भी टर्म आप पढ़ रहे हैं ना, ये सब बाल केंद्रित हैं। जैसे बच्चे में स्किल का डेवलप करना। अभी तो हमारा जो वोकेशनल डेवलपमेंट है 6th क्लास से स्टार्ट हो गया, एनईपी 2020 इसका प्रमाण है। बच्चों में स्किल डेवलप करें, बच्चों में थिंकिंग विकसित करें, उनके एक्सपीरियंस को साझा करें। ये सारी क्या पॉजिटिव टर्म है। चाइल्ड सेंटर मींस बच्चे की सभी एबिलिटी। एक तो ध्यान रखें कि हमारे शिक्षा का मुख्य केंद्र बच्चा, और बच्चे के विकास के हर पहलू को ध्यान में रखें, चाहे शारीरिक है, चाहे मानसिक है, चाहे सामाजिक, चाहे भाषिक। अब मान लो एक छोटा बच्चा है, उसको इतनी बड़ी टर्म्स आप किसी भी भाषा की बताना शुरू करें, वो बच्चे के सिर के ऊपर से जाएंगे। इसलिए हमारे करिकुलम में एक खास बात लिखी गई, और वो क्या थी? कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी मींस आप उस बुक में उन्हीं वर्ड्स को यूज करेंगे जो बच्चे की समझ के दायरे में हैं। आपने देखा कि छोटे बच्चों की जो बुक्स होती हैं बड़ी हल्की फुल्की होती हैं, वो उसकी कंटेंट वैलिडिटी को दर्शाती है। लेकिन जैसे हम बड़े होते गए, बड़े स्तर पर पहुंचते गए, हमने देखा कि वो वर्ड्स जो है हमारे कॉम्प्लेक्स, जटिल होते चले। तो ये चीज हमारी क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को हमें अपनाना है। चाहे विधियां चुननी है, अब मान लो आज मैं इस मेथड से पढ़ा रहा हूं, सोचिए एक 5 साल का बच्चा या 3 से 6 साल बाल वाटिका, किंडरगार्टन, या हमारे जो भी इस तरह हमारे इस रेंज में आते हैं बच्चे, अगर आज मैं उनको YouTube से पढ़ाऊं तो वो मेरे लेक्चर का कोई लाभ नहीं ले सके, क्योंकि ये जो मैंने रेंज बताई आपको 3 to 6 इयर्स, इनके लिए प्ले मेथड, एक्टिविटी मेथड सबसे अच्छे हो सकते। यहीं पे जो उनको सिखा रहा था, मैं कार्टून बना के एनिमेशन द्वारा समझाता, या उनको प्रत्यक्ष रूप से अनुभव में ग्राउंड में ले जाकर देता, तो शायद वो मेरा सम्मान भी करते, मेरी बातों को भी समझते। लेकिन जैसे ही अभी मुझे इस लेक्चर रूप में देखते हैं तो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। उसी तरह से अब आप बड़े हो चुके हैं और यहां पर मैं उछल कूद करना शुरू कर दूं, जैसे बहुत सारे व्यक्ति करते हैं। ये उछल कूद क्या करेगी? ये आपको कोई भी रोचक बात नहीं लगेगी, क्योंकि अब आप उस दायरे में हैं कि आप लेक्चर मेथड से लाभ उठा सकते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चे की उस विकास की अवस्था को ध्यान में रखते हुए उसके सामने चीजें लाना।
उसके लिए वो सारा वातावरण क्रिएट करना। आगे इसमें हम बात करें अध्यापक के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें टीचर के लिए भी बहुत सारी बातें इंपॉर्टेंट है। जैसे टीचर को एक अच्छा मोटिवेटर होना चाहिए, अच्छा मोटिवेटर। और अच्छे मोटिवेटर का अर्थ, अच्छे मोटिवेटर का क्या अर्थ हो सकता है, ये हमें ध्यान रखना है। वो जो निर्जीव में प्राण फूंक दे, इस तरह का हो, इसलिए हमें ध्यान में रखना है। अगर मैं अपने टीचर्स की बात करूं, कई बार वो ऐसी बातें करते थे कि हमें लगता था कि अच्छा इस कार्य को तो हम फिर आसानी से कर लेंगे, और उसको किया भी, लेकिन बाद में हमें पता चलता कि नहीं यार, वो उस समय उन्होंने वैसे बोल दिया होगा, लेकिन आप सोचिए उन्होंने जो हिम्मत दी उसी से तो वो सारा काम। मैं एक किस्सा बताता हूं, मेरे एक सीनियर ने मुझे बताया था कि वो गए अपने प्रोफेसर के पास और कहा कि ये विषय मुझे जटिल लगता है, मुश्किल लगता है, इसमें शायद मैं फेल हो जाऊंगा। प्रोफेसर का कहना था कि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, बोरिंग है, बकवास है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मेरे से भी क्लियर नहीं हुई थी, मुझे भी रटना पड़ा था, ज्यादा समझ नहीं आया, और मैं भी इस विषय में ज्यादा अंक नहीं ले पाया था, एक बार तो फेल ही हो गया था। बच्चे को हिम्मत मिली। हिम्मत कैसे? कि जब इतना बड़ा जानकार, इतना बड़ा ज्ञाता व्यक्ति वो इसमें इस तरह का परफॉर्मेंस कर पा रहा है, यानी इतना बेहतर नहीं कर पा रहा, तो फिर मेरी क्या होगा। वो बच्चा जो है अपने मनोबल को बढ़ाता हुआ एग्जाम में बैठता और अच्छे नंबरों से पास होता है, लेकिन बाद में पता चला कि वो जो प्रोफेसर थे वो तो उसके बड़े ज्ञाता थे, वो कभी ऐसा नहीं करे, यानी फेल नहीं हुए थे, कम अंक नहीं आए थे, लेकिन बच्चे को वहां पर इमोशनल सपोर्ट इस तरह, एक अच्छा मोटिवेटर। तो हमें ध्यान रखना चाहिए एक अध्यापक को अच्छा क्या होना चाहिए, अभिप्रेरक। और दूसरी बात करें वर्क पार्टनर, कार्य सहभागी। ऐसा नहीं है ऑर्डर, हुक्म चलाने वाला, ऑर्डर देने वाला, ऐसा नहीं है। वर्क पार्टनर, हम काम कर रहे हैं कक्षा में और मैं आपका क्या सहभागी, दोनों मिलकर काम को करेंगे, यानी वर्क पार्टनर है टीचर। और विषय को रोचक बनाने वाला, मेक सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग, ये टीचर के हाथ में है, ध्यान रखिएगा। अक्सर कहते हैं, अक्सर ये कह देते हैं कि जी बच्चे जो हैं वो पढ़ते नहीं। बिल्कुल पढ़ेंगे यदि आप अपनी कक्षा को रोचक बनाइए। अगर मान लीजिए बच्चा कक्षा में ऊब महसूस करता है, बोर्डम महसूस करता है, तो समझिए वो कार्य बार बार रिपीट हो रहा है, मैकेनिकल दोहराया जा रहा है, उसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं चल रहा। कक्षा का वातावरण आप ऐसा बना दीजिए, आप गथरी की थ्योरी पढ़िए, उसमें उन्होंने ऐसा कर दिखाया। तो हमें यह ध्यान रखना है सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने वाला। अब आप सोचिए एक टीचर फुल ऑफ एनर्जी और उसके साथ साथ अनेक टीचिंग एड्स, अपने क्लासरूम का पॉजिटिव एनवायरनमेंट उत्साह से भरा और कक्षा को पढ़ा रहा है जैसे तारे जमीन पर आमिर खान, और एक टीचर जो है स्टिक लेकर आता है और निर्जीव बच्चों को जो है वहां पर पीटता है, मारता है या डांट फटकार लगाता है और कहता है तुम्हें बात समझ में नहीं आती, तुमसे ये भी काम नहीं होता। इंटरेस्टिंग बनाए सब्जेक्ट ताकि बच्चे जानने का प्रयास करें, रोचक बनाए उसको। आगे हम बात करें सुगम करता। अब ये हमारा कई बार एग्जाम में पूछा। अब टीचर जो है क्या है, गाइड नहीं है, अब तो क्या है फैसिलिटेटर, सहायक। तो यहां पर टीचर क्या है, एज ए फैसिलिटेटर काम करेगा और उसका व्यवहार कैसा होगा, फ्रेंडली, मित्रतापूर्ण। फ्रेंडली का अर्थ उस सेंस में मत लीजिए कि बच्चे से दोस्ती करनी है, अब बच्चा तुम्हें गाली दे या तुम बच्चे को गाली दे, ये मित्रता का अर्थ नहीं है। मित्रता का अर्थ है जिसमें हम एक दूसरे से अपनी बातें कहते हैं। तो ये चीज, क्योंकि मित्र को सबसे इंपॉर्टेंट स्थान दिया है, अगर कोई मेरे से पूछे, मैं तो बिल्कुल मानता हूं इसको। और इसलिए मानता हूं क्योंकि जो बात माता पिता से नहीं कह पाते, टीचर से नहीं कह पाते, समाज से नहीं कह पाते, एटलीस्ट उस बात को हम मित्र से कह। आगे इसमें हम बात करें यहां पर यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। देखिए कुछ मैं ऐसा नहीं कि सभी टीचर, अच्छा कुछ टीचर तो संसाधनों की कमी की वजह से ऐसा कर देते हैं, लेकिन कुछ टीचर जिनको सभी संसाधन उपलब्ध हैं फिर भी वो उनका यूज नहीं करते। आज का जो जमाना है वो आपको पता है टेक्नोलॉजी का युग है और उसमें ऑडियो विजुअल एड्स, यानी उसमें आपकी कक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को देखकर लगे रोचक। क्योंकि डेल एडगर की थ्योरी आपने पढ़ी, उसमें देखा आपने जब बच्चा दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करता है तो उसका सीखना अपने आप बेहतर होता चला जाता है, बेहतर होता चला जाता है। एक टीचर को इनका उपयोग करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे टीचर इनसे या तो यूज टू नहीं है या दूसरी बात वो इनका उपयोग नहीं करना चाहते। ये चीज हमें ध्यान रखनी। आगे एक अध्यापक क्यूरियस होना चाहिए, जिज्ञासु प्रवृत्ति का, यानी अध्यापक जहां पर उसकी जिज्ञासा चूकी,
समझिए वो टीचर के उस प्रोफेशन में फिट नहीं हो पाएगा। एक अध्यापक होने का अर्थ सही मायनों में यदि देखा जाए तो वो ये है कि निरंतर अपने आप को अपडेट करे, जिज्ञासु प्रवृत्ति हो, जानने की इच्छा हो। अगर आप मानते हैं कि जितना आपने कॉलेज में पढ़ा, जितना यूनिवर्सिटी में पढ़ा या पेपर पास होने के लिए पढ़ा, वो मोर देन सफिशिएंट था और इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, तो समझिए आप चूक कर रहे हैं। अध्यापक का तो कर्तव्य या अध्यापक का जो नेचर, प्रकृति होती है, वो कैसी होती है? जिज्ञासु। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेमोक्रेटिक इन नेचर, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक यानी वो किसी का पक्षपाती ना हो, हर चीज को जो है वो तटस्थ होकर, न्यूट्रल होकर देखे। यह है लोकतांत्रिक दृष्टिकोण। अगर मैं किसी कास्ट का व्यक्ति हूं और वहां पर मैं इस दृष्टिकोण से अपने स्टूडेंट को डील करता हूं या उनको पढ़ाने में इस बात का ध्यान रखता हूं, उनके असेसमेंट में इस बात का ध्यान रखता हूं, तो ये मेरा रवैया डेमोक्रेटिक नहीं है। मैं जेंडर बायसनेस पे आ जाता हूं, ये मेरा डेमोक्रेटिक नेचर नहीं है। ध्यान ये रखना, एक अध्यापक को हमेशा डेमोक्रेटिक होना चाहिए। बहुत सारे व्यक्तियों को आज मैं देखता हूं, मेरे कुछ फेसबुक पे फ्रेंड्स भी हैं जो किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और वो टीचिंग प्रोफेशन में, मैं ये कहता हूं उनको, आपको ये करना चाहिए कि आप न्यूट्रल होके और स्पष्ट तथ्यों पर बात करें। आपको किसी से बंधने की जरूरत नहीं है। आप न्यूट्रल होके जो अच्छा है अच्छा कहें, जो उसी का दूसरा पहलू बुरा है तो बुरा भी बताएं उसको। आगे हम बात करें इसमें बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में, लेकिन हम तो रखते नहीं, हम तो अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हैं। क्लास में आते ही मेरे लिए चेयर ले आओ, मेरे लिए ये ले आओ, वो ले आओ। नो, हमें ध्यान रखना है बच्चे की आवश्यकता। और बच्चे की आवश्यकता क्या? पढ़ने लिखने में कहाँ पर उसको दिक्कत आ रही है, कक्षा में एडजस्ट करने में कहाँ पर दिक्कत आ रही है, बच्चे को समाज में समायोजित होने में कहाँ पर दिक्कत आ रही है। यानी हमें ध्यान क्या रखना है? अवेयरनेस अबाउट चिल्ड्रंस नीड, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, बच्चा क्या चाहता है, ये हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक बात है। आगे बात करें यहाँ पेशेंस। ये सबसे प्राथमिक शिक्षा की यदि आप तैयारी करें और कर भी रहे, पीआरटी एनटीटी वाले भी सुन ले, पीआरटी वाले भी सुन ले, और बाकी मैं कहता हूं सभी सुन ले, चाहे प्रोफेसर क्यों ना हो। ध्यान रखें, पेशेंस सबसे बड़ा यहां पर गुण है एक अध्यापक का, यदि वो सहनशील प्रकृति का है। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताऊं, महात्मा गांधी, लोग भले ही कुछ भी कहें, लेकिन एक बात मुझे उनकी अच्छी लगी कि वो बड़े सहनशील प्राणी। और कोई क्रिश्चियन, कोई भी यदि मान लीजिए ईसाई पादरी थे या कौन थे, ईसाई धर्मगुरु जानकार उनके, और उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कोई व्यक्ति इतना सहनशील हो जितना गांधी को बतलाते हैं लोग, मैं नहीं मानता उसको। तो उन्होंने क्या किया कि मैं मिलता हूं उनसे और जाकर देखता हूं क्या ऐसा वास्तव में है भी या नहीं। वो जब गांधी के पास गई तो गांधी जी उस समय चरखा काट रहे, ऐसा मानते हैं कि वो दिन में जो है आधा एक घंटा चरखा काटते थे, और उसके बाद जो उससे वुलन प्राप्त होता था, कॉटन प्राप्त होता था, उसी से बने वस्त्र पहनते थे। तो उसने जाके जो ईसाई पादरी या जो भी व्यक्ति था, उसने जी भरकर गांधी जी को गालियां देनी शुरू कर दी। गांधी जी अपना चरखा जो है वो निरंतर चलाते रहे। व्यक्ति को और ज्यादा गुस्सा आया, उसको लगा कि शायद इनके कान ठीक नहीं है, ये व्यक्ति ठीक से नहीं सुन पा रहा। उसने क्या किया, पेज पर गालियां लिखी, पेज पर गालियां लिख दी, और गालियां लिखकर जो है गांधी जी के सामने रखी। रखने वाला था कि हवा के झोंके से वो पेज उड़ रहा था, उसने एक जेब से एक पिन और निकाली, पिन जो है उस पर लगा दी। चरखा काटने के बाद गांधी जी ने क्या किया, वो पिन निकाली, जेब में डाल ली, पर्ची उसकी जो भी लिखा था कागज पे हवा में उड़ गया। उस व्यक्ति ने कहा, तुम मूर्ख मालूम पड़ते हो, मैं इतनी देर से तुम्हें कुछ कही जा रहा हूं, तुम कुछ नहीं बोलते। उसने कहा कि तुम्हारे पास जो भी काम की चीज थी वो तो मैंने जेब में रख, ये पिन शायद मेरे कुछ काम आ जाए, बाकी जो हवा में उड़ गया, तुम्हारी बातें भी वैसे ही उड़ी, वो मेरे किसी काम की नहीं। अब इतना सहनशील, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। और पेशेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टीचर की। एक अध्यापक कहने में तो ये कहता है कि मेरे से 20 बार पूछो 30 बार, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है, ये देखिएगा। आगे बात करें मुक्त विचारधारा वाला, फ्री आइडियोलॉजी, यानी हमें ध्यान रखना है अगर कोई कक्षा में बच्चा नवीन विचार पेश कर दे, घबराना नहीं, उससे स्वीकार करे उसको, और बच्चे को कह दे। सच्चा टीचर वही जो बच्चे को बोल दे, देखो मैं इतना जान पाया, तुम शायद और बेहतर जान पाओ, इसलिए आगे बढ़ो, उसको मुक्त करे। यानी मुक्त विचारधारा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने यही पढ़ा है, ऐसा नहीं है मैं इतना ही मानता हूं, नो। फ्री आइडियोलॉजी, स्वतंत्र जो है उसकी विचारधारा होना चाहिए, मुक्त विचारधारा, मुक्त विचारों को स्वीकार करने वाला भी हो। और आगे बात करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक व्यक्ति, यानी हरियाणा में एक कहावत है, आप शायद समझ भी जाएं उसको, कि कहते हैं
कि बोलने वाले के जो है बुंगले भी बिक जाते हैं और नहीं बोलने वाले का जो बाजरा है या हम कहीं जो अच्छी फसल है वो भी रखी रहती। बुंगले यानी उसका अर्थ होता है कि वो जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो छिलका या ऊपर से उतार दिया जाता। बोलने वाले के यानी कहने का भाव यह है, एक अध्यापक बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखता है, बहुत ज्ञानी है, पीएचडी किए हुए है, लेकिन बच्चे से नहीं जुड़ पा रहा। सोचिए वो ज्ञान किसी काम का नहीं। एक व्यक्ति +2 पास है लेकिन सारी बात इस तरह से सहजता से समझा पाता है, उससे ज्यादा इफेक्टिव। आप यदि देखते होंगे यूट्यूब पे आज बहुत सारे व्यक्ति जो हैं लाखों व्यूज फॉलोवर लेके घूम रहे हैं। वो इसीलिए घूम रहे हैं क्योंकि उनमें वो इफेक्टिवनेस थी, उनमें वो करिश्मा था। शायद दूसरे व्यक्ति जिन्होंने प्रयास किए उनमें वो बात ना हो। तो हमें ध्यान रखना है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके संप्रेषण, उसके संवाद बहुत बेहतर होने चाहिए। ये हमारी पॉजिटिव टर्म्स हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे शब्द भी मैं आपको बता दूं जो कभी भी आपके सही उत्तर नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। यदि ये आपके ऑप्शन में ना, ध्यान रखिए ये सही उत्तर नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं इनको पढ़ेगा, पहले पढ़िएगा अपने। यहां पर आप विवेकशील प्राणी हैं, सोचे गहनता से, तभी उसका आंसर लगाना, रटना नहीं है। फिर कह रहा हूं रटना नहीं, समझना है। देखिए कौन से उत्तर नहीं हो सकते। यदि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात करे, किसी धर्म को ज्यादा महत्व दे दे, तो समझिए वो आपका ठीक उत्तर नहीं हो सकता। हमारा सीखना धर्म पर डिपेंड नहीं, हमारा विकास धर्म पर डिपेंड नहीं है टोटली, ये ध्यान रखें। मैं ये नहीं कह सकता कि हिंदू धर्म जो है श्रेष्ठ है दूसरे धर्मों से, ऐसा नहीं हो सकता। पढ़ने में हिंदू लोग जो है अन्य धर्मों के लोगों से आगे हैं, उनका समायोजन बेहतर है, ऐसा नहीं है। आगे हम बात करें, हम किसी कास्ट को भी जो है यहां पर ज्यादा बेहतर, यानी सीखने में बाधा नहीं मानते। कास्ट बाधा नहीं बनती है। अगर कास्ट बाधा बनती तो आप सोचिए अपर क्लास ज्यादा सीख जाती, उससे दूसरे पे उससे कम, तीसरे पे उससे कम, चौथे पे नहीं। कास्ट कभी बाधा नहीं बनती है, उत्तर नहीं बनते हैं। बच्चों को कभी भी धर्म के नाम पे नहीं बांटना, कास्ट के नाम पे नहीं बांटना, ये ध्यान रखिए। जेंडर के नाम पे नहीं बांटना है। ये नहीं कहना है लड़कियां जो है लड़कों से बेहतर हैं, लड़के लड़कियों से बेहतर है, नहीं। सभी बराबर हैं, ध्यान रखें, सभी बराबर हैं। इसीलिए कक्षा में बराबर सीख पा रहे हैं, इसीलिए सीख पा रहे हैं। आगे हम बात करें, सेपरेट क्लासरूम और स्कूल की जरूरत नहीं है, ध्यान रखें, ये कभी उत्तर नहीं है। कभी आप सोचें अगर मान लो कोई बच्चा विशेष है या कोई बच्चा हटकर व्यवहार करता है तो उसके लिए विशेष शिक्षक या उसके लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था कर दी जाए, नहीं। मुख्य धारा में रखकर ही उसको पढ़ाया जाए, वहीं पर सारी सहायता उपलब्ध कराई जाए, उसके लिए ध्यान रखें। तो कभी भी, क्योंकि इंक्लूजन के विरुद्ध बात हो गई। आज आप कहते हैं समावेशी का युग है और दूसरी तरफ आप सेपरेट क्लासरूम की बात करते हैं, तो कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। आगे हम बात करें, संकीर्ण जो बात होगी ना, जैसे नैरो असेसमेंट की बात करें, नैरो करिकुलम की बात करें, नैरो एजुकेशन सिस्टम की बात करें, ये कभी भी पॉजिटिव बात नहीं। बच्चे को हमेशा विस्तृत संदर्भ में समझा जाए, विस्तृत उसका मूल्यांकन होना चाहिए, विस्तृत जो है पाठ्यक्रम होना चाहिए। नैरो संकीर्ण विचारधारा नहीं होनी चाहिए, किसी भी रूप में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यहां पर रटने को बढ़ावा नहीं देना, यहां बच्चे की निंदा नहीं करनी है। कई बार हम उपेक्षा करते हैं, निंदा करते हैं, नहीं सीख पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। आप सोचिए मूवी बनी 12वीं फेल, अगर वहां पर उसको निंदा करने वाले लोग मिल गए होंगे तो उस बच्चे का वो मनोबल ही तोड़ा होगा। लेकिन उसको ऐसे भी टीचर मिले, उसमें दिखाया होगा कि जो अच्छे मोटिवेटर रहे, उसके लिए प्रेरणादायक के स्रोत रहे और उस बच्चे ने कर दिखाया। आगे हम बात करते हैं, इसमें डिस्क्रिमिनेशन और बायस नहीं होना चाहिए। एक अध्यापक को तो कभी नहीं, समाज को भी कभी नहीं होना चाहिए, और पाठ्यक्रम भी ऐसा नहीं होना चाहिए, सिलेबस भी ऐसा नहीं जो हमें डिस्क्रिमिनेशन, विभेद करना सिखाए, बायसनेस करना सिखाए। ये कभी नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कक्षा में बच्चे हैं तो भेदभाव नहीं करना है किसी भी रूप में, कास्ट के नाम पे, जेंडर के नाम पे, रिलीजन के नाम पे नहीं करना है, कलर के नाम पे नहीं, एरिया के नाम पे, लोकेलिटी के आधार पे। आगे बात करें, जो हमारी टेक्स्ट बुक सेंट्रिक अप्रोच थी वो कभी राइट आंसर नहीं, क्योंकि अगर पूछे शिक्षा कैसी हो, आप कहेंगे बाल केंद्रित। क्या नहीं होनी चाहिए? टेक्स्ट बुक सेंट्रिक बहुत पहले होती थी, अध्यापक का सम्मान, पुस्तकों का सम्मान। अब आप सोचिए कि ऐसा मैंने क्यों कहा। एक व्यक्ति आज भी जब गीता रामायण उठाता है तो पहले वो नहाता है, बड़े सम्मान से हाथ जोड़ता है, फिर उठाता है। लेकिन वहीं पे उस बच्चे को साइंस की बुक उठानी है तो वो लेटा है और वहां पर जो है लेटे लेटे उसको पढ़ रहा है, जबकि उसके लिए नहाने का कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं किया, हाथ जोड़ना उसने ठीक नहीं समझा, सिर्फ पढ़ना शुरू कर दिया।
हम जो दैनिक जीवन की आज की जो शिक्षा है, आज की जो बुक्स हैं, उनका उतना सम्मान नहीं करते जितना हॉली बुक का करते हैं। और पहले के जमाने में धर्म की शिक्षा ही शिक्षा होती थी। तो ये ध्यान रखना, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक अप्रोच नहीं होनी चाहिए। और इसमें क्या ध्यान रखना, पनिशमेंट यानी दंड नहीं देना किसी बच्चे को, किसी भी रूप में नहीं। कक्षा में चाहे बच्चा कार्य करके ना लाए, चाहे बच्चा वहां पर उद्दंड व्यवहार दर्शाए, उसके लिए अतिरिक्त क्रिया हो सकती है। जैसे बच्चे से कारण पूछा जा सकता है, बैठने का स्थान बदला जा सकता है, एनर्जी को चैनलाइज किया जा सकता है। पीटना किसी भी समस्या का सोल्यूशन नहीं, दंड नहीं दिया जा सकता। किसी भी सूरत में कॉर्पोरल पनिशमेंट हमारी बैन हो चुकी, और बैन होने के पीछे कारण ये नहीं था, कारण ये था कि किसी व्यक्ति के सम्मान को आपको ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। आप सोचिए, मेरे में वो क्षमता नहीं है, अगर मेरे में वो क्षमता नहीं तो उस बात के लिए मुझे पीटना क्या, सिखाने के प्रयास कीजिए आप। तो ये चीज ध्यान रखनी है। आगे बात करें, किसी बच्चे की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, नेग्लिजेंस, इग्नोरेंस नहीं होनी चाहिए। अक्सर टीचर का ध्यान दो बच्चों पर रहता है, जो स्टार बच्चे हैं, जो प्रॉब्लमेटिक बच्चे हैं, बीच वालों की उपेक्षा। कई बार तो ये होता है, टीचर को अच्छा रिजल्ट लाना है तो उन बच्चों की उपेक्षा कर देता है जो सिर्फ पास होने वाले हैं या कमजोर छात्र हैं, और पूरा ध्यान उनका मेरिट लाने वाले। किसी भी सूरत में उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। आज मान लीजिए मेरी और टीचर की कोई यहां पर बातचीत हुई और उसी के कारण वो मुझे अगले 4-5 दिन कक्षा में उपेक्षित करता है, तो ये ठीक व्यवहार, इससे बच्चे के मन पर गहरा असर पड़ता है। तो यहां उपेक्षा नहीं करनी है। आपने देखा होगा कि जिन माता पिता ने अपने बच्चों की उपेक्षा की, जिस टीचर ने उपेक्षा की, उसमें आक्रामक व्यवहार बढ़ जाता है। अभी आपने देखा होगा, खैर अभी तो जेल में है मनीष सिसोदिया, लेकिन कुछ समय पहले जब मैं एफएम सुनता था तो उनकी बातें आती थी। शिक्षा मंत्री थे वो दिल्ली के, और वो कहते थे कि जब से हमने ये साइकोलॉजिकल जो प्रोग्राम चलाए हैं स्कूलों में, और उसके बाद से ये महसूस किया गया है टीचर और स्टूडेंट की जैसे जैसे इंटरेक्शन बढ़ती है उनमें आक्रामकता का स्तर कम देखा गया। वहीं पे जब उपेक्षा का भाव आता है तो आक्रामकता ज्यादा हो सकती है। आगे बात करते हैं मेमोराइजिंग, यानी याद करना, चीजों को मेमोराइज करना, रटना। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं, पॉजिटिव नहीं है। समझना यहां पर पॉजिटिव हो सकती है, और सिर्फ लिंक टू बुक्स यानी किताबों से ही जुड़े होना, ये भी मैं मानता हूं कि ये सही उत्तर नहीं हो सकता। बच्चे को वैश्विक संदर्भ में अपने पर्यावरण के चारों तरफ के वातावरण को शामिल करते हुए, अपने चारों तरफ का जो भी एनवायरमेंट है उसके परिप्रेक्ष्य में अपने आप को स्थापित करना है, न कि सिर्फ किताबों से जुड़ना। तो ये हमारी कुछ ऐसी टर्म्स है जो हमारा सही उत्तर नहीं हो सकती। और यहां पर इसके अलावा जेंडर प्रेजुडिस, कई बार हम लिंग पूर्वाग्रह बना लेते हैं। लिंग पूर्वाग्रह भी नहीं बनाना हमें, ये भी सही उत्तर नहीं होगा। जैसे लड़कियां जो हैं वो लैब में काम करेंगी, लड़के जो है प्लेग्राउंड पर जाएंगे, ये जेंडर बायस प्रेजुडिस। अच्छा, हम ये भी बना लेते हैं कि लड़कों की तुलना में लड़कियां कमजोर होती हैं, तो ये हमारा क्या है, प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह है, ऐसा अनुमान लगा लिया हमने। जैसे हमने कह दिया कि लड़के जो है मैथ में लड़कियों से ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन आज आप देखेंगे स्कूलों में अनेक लड़की जो है मैथ की टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं। तो किस आधार पे कहा हमने? कोई प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन, कठोर निर्देशन नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ना, टीचर तो सहायक है, फैसिलिटेटर है, कठोर निर्देशन नहीं होना चाहिए। बुकिश नॉलेज, सिर्फ और सिर्फ बच्चा बुकिश नॉलेज की तरफ, यानी बच्चों को किताबी ज्ञान देना ही शिक्षा है, नहीं, यह हमारा सही उत्तर नहीं हो सकता। इसके अलावा हाई एंड लो एक्सपेक्टेशन, बच्चों से या तो हम बहुत ज्यादा उच्च अपेक्षाएं रख लेते हैं, होता है ऐसा, देखते हैं हम एक बच्चे से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रख लेते हैं, बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रख लेते हैं। इसके चलते कई मामले ऐसे भी आए जिसमें बच्चों ने सुसाइड कमिट किया। माता पिता चाहते थे वो 90 अबव लाए, 95 अबव लाओ, 99% लेके आए। बहुत लो एक्सपेक्टेशन, यानी तू कुछ नहीं करेगा, तेरे से कुछ भी नहीं होगा, पास भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी बहुत कम मॉडरेट लेवल पे। हमें ध्यान रखना है, बिल्कुल आपको लो एक्सपेक्टेशन भी नहीं है और बिल्कुल हाई भी नहीं है। ऐसा करें जिससे बच्चे में अभिप्रेरण, मोटिवेशन बना रहे, ये ध्यान रखना है। आगे जब कभी क्लास होगी मैं बताऊंगा कैसे गोल सेट किया जाए। इसके अलावा रिवीजन और रिप्लिकेशन, यहां पर पुनरावृत्ति नहीं। देखिए बार बार मैकेनिकल हम किसी चीज को दोहराते हैं, टीचर क्या कहता है, बैठ के दोहरा ले, रिवाइज करे, एक बार फिर पढ़ ले, फिर पढ़ ले, फिर पढ़ ले, लेकिन ऐसा बेहतर नहीं लगता आपको कि एक ही बार में वो समझ आ जाए। तो यहां पर किसी कार्य की जब बार बार पुनरावृत्ति होती है, इससे होता क्या है, कक्षा में बोर्डम आ जाती है। इससे होता क्या है, कक्षा में बच्चा उबाऊपन महसूस,
इसके अलावा अगर बात की जाए कंपटीशन, देखिए प्रतियोगिता को बढ़ावा नहीं देना, सहयोग को बढ़ावा देना है। हमें स्कूलों में बच्चों में प्रतियोगिता की भावना नहीं, कंपटीशन की नहीं, कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कोऑपरेशन की भावना विकसित करनी है। ये सही उत्तर होगा। आगे एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, अस्पष्टता, यानी टीचर द्वारा कोई भी स्टेटमेंट ऐसी ना हो जो द्वि अर्थ हो, बुक में कोई ऐसी बात ना हो जिसके दोहरे मायने निकलते हो। इसके अलावा वहां पर वो कई संदर्भों में लागू होती हो, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। यानी जो आंकड़े हैं, जो तथ्य हैं और जो डाटा है वो एम्बिगुअस नेचर का ना हो, वो स्पष्ट हो, क्लियर हो। इसके अलावा आगे बात करें क्लासिफिकेशन, यानी बच्चों को बांटना। अक्सर देखा जाता था, मेरे समय पे ऐसा हुआ, मेरे साथ हुआ, बच्चों को क्या करते थे, ग्रेडिंग के आधार पे बांट देते थे। होशियार बच्चे एक सेक्शन में बैठेंगे, उससे कम वाले इसमें बैठेंगे, उससे कम वाले। क्यों ऐसा? क्यों? क्या मेरा अधिकार नहीं कि मैं पूरे सिलेबस को पढूं? क्या मेरा अधिकार नहीं वही गुणवत्ता वाली शिक्षा मुझे भी मिले? तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, उपेक्षा नहीं। ऐसा क्यों किया गया कि ये बच्चे सिर्फ पास होने जितना ही कर ले और ये बच्चे जो हैं पूरा सिलेबस कवर करें? क्या वो जो तथ्य छोड़ दिए गए मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे? क्या मैं उसको नहीं सीख सकता? क्या उनको मुझे नहीं समझाया जा सकता? तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इसलिए मैंने कहा क्लासिफिकेशन किसी भी आधार पे नहीं होना चाहिए, ना तो बच्चे के वहां पर इंटेलेक्चुअल लेवल पे, ना ही किसी रिलीजन के आधार पे, ना ही कास्ट के आधार पे, ना ही जेंडर के आधार पे, ना ही सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पे। किसी तरह का वर्गीकरण नहीं करना सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे। अब मान लो डिसेबल बच्चा आए, आप उसको अलग बैठा दें, कोई अच्छे परिवार का आए उसको अलग बैठा दें, कोई हाई इंटेलिजेंट आए उसको अलग बैठा दें, स्लो लर्नर आए अलग बैठा दें, तो आपने तो क्लासिफिकेशन कर लिया, समावेशी कहाँ रहा इसमें? ऐसा नहीं करेंगे। आगे बात करें एक्सेसिव वर्बल एंड रिटर्न, यानी बहुत ज्यादा लिखने का या मौखिक कार्य है, ये ना करवाएं। जैसे लंबे समय से व्याख्यान देते रहे आप, या बहुत सारा लिखने वाला गृह कार्य उनको दे देते हैं, इसकी अपेक्षा वहां करके सीखने पर जोर दें। लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिविटी बेस्ड दें, स्वयं के एक्सपीरियंस को बढ़ावा दें। तो बहुत ज्यादा लिखना, बहुत ज्यादा मौखिक रूप से कार्य करवाना, वो भी यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है। प्री एजम्पशन, जो पूर्व धारणाएं, जैसे प्रेजुडिस की हमने बात की, पूर्व धारणाएं नहीं बनानी चाहिए कि ये नहीं सीख सकता, ये नहीं कर सकते। आगे बात करें टीचर सेंट्रिक नहीं होनी चाहिए, यानी हर बात टीचर ने जो कह दिया, पहले क्या होता था वही फाइनल डिसीजन, वही फाइनल बात, वही माइलस्टोन हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, टीचर सेंट्रिक की बजाय क्या होना चाहिए, चाइल्ड सेंट्रिक। तो ये कुछ टर्म्स की हमने बात की जो हमारे पॉजिटिव टर्म्स और हमारे नकारात्मक जो हमारे की टर्म्स है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन टर्म्स को ध्यान में रखते हुए जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा अपने आंसर को सोल्व करेंगे। इसमें नेगेटिव टर्म्स भी हैं जो उत्तर नहीं हो सकती, पॉजिटिव भी हैं जो इशारा करेंगी ये सही उत्तर हो सकता है। तो इन की टर्म्स को बताने का मेरा प्रयोजन सिर्फ इतना था, एक हिंट आपको उस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते समय मिल जाए। इसके अलावा डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए, मैं हमेशा उसके पक्ष में रहा हूँ। आप मेरे साथ मेरे कोर्स में ज्वाइन करके उसका लाभ भी ले सकते हैं। आपने मेरी बातों को इतने प्रेम से, इतने ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद।